हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 247 में। वायुमंडल वाले चैप्टर पे हमने चर्चा करी थी, उसका ये सेकेंड पार्ट है और उसमें बाकी सारी चीजों पे भी डिस्कस करेंगे जो उस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाई थी। देखिए, बात हमने करी थी कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी का तापमान फिर पहुंच जाता है -20 डिग्री सेल्सियस। यानी यूं कहें कि जब तक सूर्य का प्रकाश मिलता है, जब तक गर्मी मिलती है दिन में, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही रात स्टार्ट होती है तो पृथ्वी का तापमान फिर -20 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। मतलब सब बर्फ की तरह जमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक चीज तो ये हुई। बात करी थी हमने सोलर रेडिएशन के बारे में। सोलर रेडिएशन यानी सौरिक विकिरण, और सूर्य से निकलने वाली जो भी तरंगे होती है, जो विकिरण होती है, वो एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण होती है वो एक्चुअल में लघु तरंग के रूप में निकलती है, लघु तरंग के रूप में ट्रेवल करती है। कल हमने बात करी थी कि जो विकिरण होती है तरंग के रूप में ट्रेवल करती है, मतलब तरंग के रूप में चलती है। तो देखिए, अब सूर्य से निकलने वाली जो लघु तरंगे हैं, ये सूर्य से निकलने वाली जो सौरिक विकिरण है वो लघु तरंग के रूप में आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड लघु तरंग के लिए पारदर्शी निकाय और दीर्घ तरंगों के लिए मतलब अपारदर्शी निकाय का काम करता है। ये भी कल हमने समझा था। अब इसको थोड़ा सा और डीप में जाके यानी डेप्थ में जाके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, होता क्या है, सूर्य से जो किरणें निकली, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए मतलब ट्रांसपेरेंट बॉडी का काम करता है, मतलब ट्रांसपेरेंट का काम करता है, पारदर्शी निकाय का काम करता है। और तो सूर्य के सौरिक विकिरण से जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह से गर्म हो जाती है। देखिए, जो सूर्य की किरणें हैं, सौरिक विकिरण है, वो डायरेक्टली पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के निचले वायुमंडल को क्या गर्म करता है डायरेक्ट रूप में, ये सौरिक विकिरण, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो ये पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, और पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है तो इससे दीर्घ तरंगे निकलती हैं, मतलब पार्थिव विकिरण निकलती है जो दीर्घ तरंगों के रूप में। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि सूर्य से लघु तरंगे ही क्यों निकलती हैं और पृथ्वी से दीर्घ तरंगे ही क्यों निकलती हैं। तो देखिए, एक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? ये कहता है कि अगर ये सन है और ये अर्थ है तो अर्थ के कंपैरिजन में सन ज्यादा हीट होगा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब होता क्या है, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जो बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जो बॉडी जितनी ज्यादा, जो निकाय जितना ज्यादा गर्म होगा, उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। अब जब तरंग दैर्ध्य कम होगी तो तरंगे किस रूप में होंगी? लघु तरंगों के रूप में। तो सूर्य ज्यादा गर्म है, इसलिए इससे जो तरंगे निकलेंगी वो किस तरह की तरंगे होंगी? लघु तरंगे होंगी, कुछ इस तरह की तरंगे होंगी। लेकिन अब सूर्य के कंपैरिजन में पृथ्वी क्या है? ठंडी, एक तरह से कह सकते हैं। पूरी तरह ठंडी नहीं है, गर्म है, लेकिन कम गर्म है, ये कह सकते हैं। तो इससे जो तरंगे निकलेंगी वो क्या निकलेंगी? इनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी और ये दीर्घ तरंगों के रूप में ट्रेवल करती हैं। तो इसीलिए पृथ्वी से निकलने वाली जो पार्थिव विकिरण है उसको हम दीर्घ तरंग यानी लॉन्ग वेव कहते हैं, और सूर्य से निकलने वाली जो लघु तरंग है या जो विकिरण है या सौरिक विकिरण है उसे हम लघु तरंग का नाम देते हैं। तो एक तरह से आपने ये समझ लिया। अब देखिए, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात कहां से आ जाती है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पृथ्वी के तापमान को बैलेंस करके रखता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमको पता है कि -20 डिग्री सेल्सियस यानी बर्फ की तरह जमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी का तापमान और ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? अब समझने वाली बात यह है। तो होता क्या है, देखिए एक चीज समझने वाली बात है। एक बार इसको पुनः यहां पे बना के देखते हैं कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की सतह है, और ये क्या है? ये हमारा निचला वायुमंडल है। एक तरह से हम ये समझ के रखें। अब सूर्य की किरणें यहां से आती हैं, सूर्य की किरणें यहां से अंदर आती हैं और डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं। अब पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है तो यहां से पार्थिव विकिरण निकलती है। तो यहां से जो पार्थिव विकिरण निकलती है वो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में टकरा के वहां से रिटर्न हो जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसे एक तो अवशोषित करती है और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड का इतना घनत्व तो नहीं है कि वो सभी विकिरणों को रोक सके। तो यहां से जो विकिरण निकलती है वो कुछ अंतरिक्ष में भी चली जाती है। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वहां से कुछ विकिरण, कुछ पार्थिव विकिरण अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ रही है? पहले क्या होता था, जंगल होते थे, मनुष्य होते थे, तो मनुष्य जिस कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते थे पौधे उसे अपने भोजन बनाने के रूप में यूज कर लेते थे। या यूं कहें कि ये एक नेचुरल प्रोसेस था कि मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता था पौधे उसे ग्रहण करते थे, और पौधे जो ऑक्सीजन देते थे उसे मनुष्य ग्रहण करता था। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया चल रही थी, नेचुरल प्रोसेस चला आ रहा था। बट हुआ क्या, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण की वजह से वनों की कटाई की गई।
अब वनों की कटाई तो की गई, साथ ही साथ जनसंख्या विस्फोट हुआ, मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जनसंख्या में जब वृद्धि हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी वृद्धि हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जब वृद्धि हो रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाले पेड़ पौधे तो काटे जा चुके हैं, तो अब होगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा घनत्व मतलब के साथ ये वातावरण में उपस्थित हो गई। तो ये जो किरणें अंतरिक्ष में चली जाती थी निकल के, अगर 10 निकल के जाती थी अंतरिक्ष में तो अब 5 ही जाने लगी, 5 पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा के, ये पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब पुनः परावर्तित हो जाती हैं और पृथ्वी के निचले वायुमंडल को गर्म करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात यहां से संपन्न होती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस ही क्यों कहा जाता है, येलो और ब्लू क्यों नहीं कहा जाता है। तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होती है, इसे ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, हरित ग्रह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। रूस जैसे कंट्रीज की बात करें या एशिया का उत्तरी क्षेत्र जहां पे बहुत कम समय के लिए धूप होती है या सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो वहां पे फल और सब्जियां उगाने के लिए कांच के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं। हरी सब्जियां उगाने के लिए ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं। अब ये कांच क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव्स है मतलब लघु तरंगे हैं, उन्हें अंदर तो आने देता है। अब ये जो निचली सतह गर्म हो जाती है, तो अब ये गर्म, चूंकि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जो बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। तो सूर्य से निकलने वाली जो तरंगे होंगी वो लघु तरंग होगी। अब सूर्य के कंपैरिजन में ये तो कम गर्म होगा, इससे निकलने वाली जो तरंगे होंगी या विकिरण होगी जो होगी दीर्घ तरंग। अब दीर्घ तरंग यहाँ पे जाके टकराई, इस कांच में जाके टकराती है। अब दीर्घ तरंग को ये कांच बाहर नहीं जाने देता है, दीर्घ तरंग को ये कांच बाहर नहीं जाने देता है, और ये यहीं से रिफ्लेक्ट होके इसी में इसकी गर्मी समाई रहती है, मतलब हीट को ट्रैप कर लिया जाता है। यहाँ पे उपयुक्त तापमान निर्मित हो जाता है वेजिटेशन के लिए, मतलब फल और सब्जियां उगाने के लिए यहाँ पे उपयुक्त तापमान निर्मित हो जाता है। इसी तरह से अब देखिए, अब ये CO2 का कंपैरिजन क्यों किया गया। CO2 मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ये हमारा निचला वायुमंडल कह सकते हैं। अब सूर्य से आने वाली जो वेव्स हैं, शॉर्ट वेव्स हैं, उसे ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो आने देता है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है यानी लॉन्ग वेव्स हैं उन्हें बाहर नहीं जाने देता है और हीट को यहीं पे ट्रैप कर लेता है। इसी कंपैरिजन के आधार पर CO2 को क्या बोला गया, ये ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। कि ग्रीन हाउस में क्या होता है, कांच जो है शॉर्ट वेव्स को अंदर तो आने देता है लेकिन लॉन्ग वेव्स को बाहर नहीं जाने देता और हीट को ट्रैप कर लेता है यहीं पे। तो इसी आधार पर CO2 को क्या बोला गया है कि ये ग्रीन हाउस गैस है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है CO2 को, येलो गैस क्यों नहीं कहा जाता, या फिर रेड गैस क्यों नहीं कहा जाता, रेड हाउस गैस क्यों नहीं कहा जाता। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाती है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका संबंधित है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने से संबंधित है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन मतलब जिसे हम O3 लिख देते हैं फॉर्मूले के रूप में, जिसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। देखिए समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में सबसे अधिक सांद्रता कहां पे होती है, इसकी जो अत्यधिक सांद्रता है वो कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच होती है। तो आपका आंसर होगा कि 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी अत्यधिक सांद्रता होती है। मतलब इसका जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 20 to 35 किलोमीटर के बीच होता है। अब देखिए ये इसका निर्माण कैसे होता है, ओजोन फॉर्म कैसे होती है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सोलर रेडिएशन, मतलब सौरिक विकिरण। और सौरिक विकिरण में क्या होता है, फोटोन होता है जो O3 के निर्माण में मदद करता है। होता क्या है, वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उसमें जब सनलाइट पड़ती है, सभी ऑक्सीजन में नहीं लेकिन कुछ ऑक्सीजन में जब आपकी सनलाइट पड़ती है, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है यानी सौरिक विकिरण पड़ती है, तो ये ऑक्सीजन को किसमें O+O में तोड़ देती है और ये O+O जो टहल रहे हैं वो दूसरे O2 के साथ जाके संयोग करते हैं और O3 का निर्माण कर देते हैं। मतलब इस तरह से आपका ओजोन का निर्माण होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है, ओजोन का निर्माण तो हो गया, ओजोन का क्षरण कैसे होता है।
तो ये CFC जो होती है, CFC जब O3 में पड़ती है, तो CFC जब O3 में पड़ती है तो ये O प्लस O2 में टूट जाता है और इस तरह से ओजोन का क्षरण हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में। अगर थोड़ा सा बात करें तो नाइट्रोजन देखिए अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए, मतलब प्रोटीन के विकास में मदद करता है, प्रोटीन के लिए उत्तरदायी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।